पढ़ो पहले इसको। वो ये बोलता है स्पेलिंग गलत। किसकी? क्या है? इसमें ओ लगाना, वो नहीं लगाया। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लगा लो। बाई प्रोलॉन्ग डायलिसिस, बाई प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा अच्छे से कोगुलेशन पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ने वाले हैं हार्डी सूल्जे रूल। बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस, हार्डी सूल्जे रूल, हार्डी सूल्जे रूल। बड़ा सिंपल है, पहले पढ़ लो पूरा, फिर बताते हैं हार्डी सूल्जे रूल को। देखो, इन सब टॉपिक्स को हम 2-2 लाइन में भी लिखवा सकते थे आपको, बात वही होती, नंबर कट जाते, आपके पास थ्योरी वगैरह अगर कम रहती, कॉन्सेप्ट अगर हम चाहते तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिंग सब एक लाइन में लिखवा सकते थे, लेकिन फिर वही बात है, आप नंबर आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नॉलेज कम हो जाएगी। अब आप जाके कोई बनेगा, हाँ बाहर बन जाएगा, चलिए वहाँ से कोगुलेटिंग वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी तो सब बन जाएगा। हार्डी स्कूल बोल दो या सूल्जे बोल दो, हिंदी में सूल्जे लिखा रहता है। हार्डी सूल्जे रूल, हार्डी सूल्जे रूल। ये रूल 2 पॉइंट में है, ठीक है ना, सीधे लिखना पड़ता है, कोई इसमें वो नहीं होता है सीधे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, और आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से पता है, हाँ हमें भी पता है, हार्डी सूल्जे रूल। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स get coagulate by oppositely colloidal particles get coagulate by oppositely charged ions, कॉमा लगाइए, these ions are called, पता है आप लोगों को, पता है इन आयंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इन आयंस को? कोगुलेटिंग आयंस, कोगुलेटिंग एजेंट, अभी तो लिखवाया। कोगुलेटिंग जिसको कोगुलेशन करता है उन आयंस को क्या बोलते हैं? कोगुलेटिंग आयंस और कोगुलेटिंग एजेंट, और या फिर इफेक्टिव आयंस बोलते हैं ना। अब ये बात हमें पहले से पता, तो हम आपको बताएं, कोगुलेशन जो आपको पूरा पढ़ाया है उसका सार है हार्डी सूल्जे रूल। उन्होंने पूरे कोगुलेशन को बिल्कुल प्रिसाइज करके सार उसका दे दिया है आपका। तो हमने कहा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो किसके द्वारा कोगुलेट होंगे? बाय अपोजिट चार्ज आयंस। उन्हीं आयंस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेटिंग आयंस और फ्लैक्चुलेटिंग आयंस और इफेक्टिव आयंस, और या एजेंट भी कह सकते हो। तो कोलाइडल पार्टिकल्स गेट कोगुलेट बाय अपोजिटली चार्ज आयंस, दीज आयंस आर कॉल्ड कोगुलेटिंग और फ्लैक्चुलेटिंग और इफेक्टिव आयंस। कोलाइडल पार्टिकल्स गेट कोगुलेटेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस, दीज आयंस आर कॉल्ड कोगुलेटिंग और फ्लैक्चुलेटिंग और इफेक्टिव आयंस। क्या ये पॉइंट रखना पड़ेगा? हो जाएगा याद? किस प्रकार के आयंस के द्वारा कोलाइडल पार्टिकल्स कोगुलेट होते हैं? अपोजिट चार्ज आयंस। अब जो सेकंड पॉइंट है इनका,
ये इनके रूल का 80% कवर करता है। पहला पॉइंट इनका सिर्फ आपका 20% कवर करता है, सेकेंड पॉइंट 80% करता है। मान लीजिए कोई कोलाइडल सॉल्ट निगेटिव है तो उसको कोगुलेट कौन से करने वाले हैं, पॉजिटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक आयंस पे +4 चार्ज है, दूसरे आयन पे +3 चार्ज है, तीसरे आयन पे +2 चार्ज है, फोर्थ आयन पे +1 चार्ज है। तो किस आयन की कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी? कोगुलेटिंग पावर हमने बताई थी आपको अभी अभी, मिनीमोल्स में इलेक्ट्रोलाइट का वो है अमाउंट या आयंस का वो अमाउंट जो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्ट को पूरा कोगुलेट कर दे। तो उनसे कहा कि एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कितना पॉजिटिव आयन दे रहा है, 1 पॉजिटिव, जैसे NaCl से कितना पॉजिटिव मिलेगा, Na पॉजिटिव। दूसरा आयन लिया हमने जो डाई पॉजिटिव आयंस दे रहा है, Mg पॉजिटिव। इसी प्रकार AlCl3 ले लेंगे तो कितना पॉजिटिव, 3। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट या कौन सा आयन ज़्यादा पावरफुल है? जो आपका दिमाग जवाब दे रहा है वही आंसर है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा। तो इन सब में सबसे तेज़ी से इसको कौन कोगुलेट कर देगा, ये वाला। तो यही इनका दूसरा रूल है। ये क्या कहते हैं कि कोगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, उस आयंस की ज़्यादा होगी जितना उसके ऊपर चार्ज है। चार्ज कहीं कहीं पर बुक्स में बैलेंसी भी लिख देते हैं, हालांकि बैलेंसी और चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आता है और बैलेंसी एक नॉर्मल स्टेट होती है आपकी। तो पर यहाँ पर हम दोनों लिख देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी, इसकी। मान लीजिए कोलाइडल सॉल्ट आपका पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर जो हमारे आयंस आते कोगुलेट करने के लिए वो कौन से चार्ज आते, नेगेटिव चार्ज आते आपके। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, A-4। तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आयन। बात समझ में आई। कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज, देयर बैलेंसी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड पॉइंट है इनका द कोगुलेटिंग पावर, the coagulating power of coagulating ions। आप कोगुलेटिंग आयंस नहीं लिखना चाहते तो इतने सारे नाम लिख दिए हैं, जो मन चाहे वो लिखो। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयंस is directly proportional to coagulating ions लिखिएगा। द coagulating power of coagulating ions is directly proportional to their चार्ज, ब्रैकेट में लिखिए। देखिए, हमें कुछ चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट वैसे लेके चलने पड़ते हैं मजबूरी में, जैसा सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है। चार्ज और बैलेंसी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको नहीं समझना है, ठीक है। बन जाएगा ये। अब जैसे हम यहाँ कह रहे हैं AlCl3 की वैलेंसी कितनी है, 3 है। AlCl3 पे Al की वैलेंसी कितनी है, 3 है, लेकिन चार्ज कितना है, +3। तो थोड़ा सा फर्क होता है वैलेंसी एंड चार्ज में। वैलेंसी हमेशा नंबर में बताई जाती है आपकी, और चार्ज जो भी होता है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके साथ हमेशा साइन आता है। अब जैसे हम आपसे ये पूछ लें, मान लीजिए हमने पूछ लिया H2O, ठीक है ना। हमने पूछा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। नेगेटिव तो नहीं बोला ना हमने, लेकिन चार्ज तो हमें नेगेटिव में बताना पड़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, चार्ज कितना है, -2। तो चार्ज कहना सही है, क्योंकि बैलेंसी से तो पता ही ना चलेगा कि पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है। अब ये जैसे इसकी बैलेंसी 3 है और इसकी 2 है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा ना हमें कि ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, बैलेंसी से थोड़ी पता चल रहा है हमें कि 3 बैलेंसी लिख दी तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोलाइट। 2 बैलेंसी हमें फ़र्क नहीं करने देती है
कि वो कैसा आयन है आपका, पॉजिटिव है कि नहीं। जबकि जो उसका चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्लियर बताती है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो सही तो चार्ज ही है, लेकिन हमें ये लिखा है, ये आपको भी लिखना है, ज़रूरी है। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पता नहीं उसका कितना क्या है, तो हमें ध्यान रखना। तो ये दोनों पॉइंट याद हो गए, हार्डी-सूली रूल खत्म है, एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कोलाइडर पार्टिकल्स गेट कोगुलेट बाई अपोजिटली चार्ज आयंस कॉल्ड कोगुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग, इफेक्टिव आयंस। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी वैलेंस, उतनी ही ज़्यादा आपकी उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। अब इसके एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं हम। यहीं पर थोड़ा सा ये लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारा आंसर। अब कोगुलेटिंग वैल्यू हमें ना भी बताए तब भी हम कोगुलेटिंग पावर पता कर सकते हैं ना। हमें किसी की कोगुलेटिंग वैल्यू ना बताए, हम तब भी कोगुलेटिंग पावर पता कर सकते हैं ना। क्या देख के? चार्ज देख के। क्या देख के देख सकते हैं हम? चार्ज। तो जो कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? चार्ज के। चार्ज ऑन किस आयन पे? किस आयन पे? किस आयन पे? कोगुलेटिंग आयंस पे। चार्ज ऑन कोगुलेटिंग आयंस। नहीं तो इसके पहले हमारे पास क्या तरीका था? क्या तरीका था? इसके पहले हमारे पास तरीका था, किससे पता करते थे हम? कोगुलेटिंग वैल्यू से पता करते थे। तो ये आपका पूरा हार्डी-सूली रूल इस ब्रैकेट में क्लोज है आपका। कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कोगुलेटिंग आयंस। नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। और हम जानते हैं कोगुलेटिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए होती है? कोगुलेटिंग वैल्यू के लिए होती है। इस साइड लिख देते हैं, थोड़ा उस साइड दिख नहीं रहा। फिर एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं। 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा, आप ये ना सोचें कि 2 से ज़्यादा में आ जाएगा। 2 से ज़्यादा में नहीं आएगा। शॉर्ट में लिखना हो तो शॉर्ट में लिखना, डिटेल में लिखना तो डिटेल में लिखना, लेकिन वो सेकंड पॉइंट लिखना मस्ट है, वो 80% कवर करता है। तो आपको ये देखना है। अगर आप लोग कहो तो शॉर्ट में भी हम इस रूल को लिखवा सकते हैं, डिटेल में इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको सब कुछ पता हो। अभी तो 2 एग्जाम्पल भी आने वाले हैं, तो ये 2 एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे आपको। 2 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमने लिखा आपके अभी, कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आप में से कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ईमानदारी से बताना, जिसकी लास्ट के 1 घंटे में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है लिखने की? सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लास्ट के 1 आवर में, शुरू के 1 आवर में नहीं होती है वो स्पीड। कितने लोग हैं ऐसे? सभी हैं? एक सी होती है? एक सी नहीं, लास्ट में तेज होती है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन के आंसर जैसा उनसे बनता है वैसा नहीं लिख पाती क्योंकि समय नहीं बचता? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? ये कहीं से भी शुरू करो, जो लास्ट का आवर बचता है उसमें आपके पास क्वेश्चन बचते हैं, उनके आंसर आप घड़ी का समय देखते हो, देखते इतने आंसर बचे हैं, तो आप टाइम के अनुसार अपने आंसर लिखना चालू करते हो। फिर भी लास्ट में 1-2 क्वेश्चन के आंसर आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं लिख पाते क्योंकि उतना समय नहीं होता। सर से कहते हैं सर 1 मिनट और, सर 1 मिनट और, सर 1 मिनट और है और यहीं पर आप लोगों की, मान लो हर पेपर में आप लोग 2 नंबर का मिस्टेक करके आए, पक्का है 5 नंबर का आंसर 5 के अकॉर्डिंग नहीं लिख पाए, कितने मिलेंगे? 3, 3.5 मिलेंगे। हम आपसे गारंटी ले सकते हैं यहाँ जितने भी बैठे हैं हर पेपर में 2 से 3 नंबर इसी कारण लॉस करते हो, 100%। ऊपर का मान लें कि हर पेपर में आप अपनी इस बनती हुई चीज़ को, इस गलती को 3 नंबर लॉस करके आए, 5 पेपर में 15, मतलब 3% सीधी आपकी जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए पता है क्या है जो हमें बताया गया है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। अगर स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो भी नंबर नहीं आएंगे।
एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है तो पूरा लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनता हो, उसके बाद ये दो चीज़ें जरूर आनी चाहिए, पहले लर्निंग फिर एक्यूरेसी प्लस स्पीड। चार्ज ऑन कोलाइडल आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कौन सी वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू। अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये हमने आपका लिख दिया। हमने आपको कल जब इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था तो कल ही हमने आपको हिंट दे दी थी कि हम जब हार्डी-सोल्जे रूल पढ़ाएंगे तो ये दो कोलाइडल सॉल्व के एग्जाम्पल याद रखना, कल काम देंगे। जिसमें से कैटाफोरेसिस के लिए था FeOH होल थ्राइज Fe+3, एनाफोरेसिस के लिए था AS2S3 आपका S2। तो ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्व। अब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व जो है वो ए लिख देते हैं हम एग्जाम्पल, FeOH होल थ्राइज Fe+3, ठीक है। तो इसके लिए आपको अरेंज करना है कोगुलेटिंग आयन, लिख देते हैं आपके सामने एग्जाम्पल। पॉजिटिव चार्ज को कौन से आयन कोगुलेट करेंगे, अब आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन, ये वाला है ना। अब ये जो आपका जो है हेक्सासाइनोफेरेट जो है आपका, ये आपका मिलता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट से, K4FeCN6, ये यहाँ से मिलता है आपका। पोटेशियम फॉस्फेट मिल जाता है। SO4 कई जगह से मिल सकता है, जैसे कि Na2SO4 से मिल सकता है, CaSO4 से मिल सकता है, BaSO4 से मिल सकता है, और Cl कहीं से भी NaCl से मिल सकता है, KCl से मिल सकता है, BaCl2 से मिल सकता है ना। फॉर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व, तो इसके लिए लिखना है ऑर्डर Sn+4 Al+3 Ba+2 Na+1। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर हार्डी-सोल्जे रूल ख़त्म, पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कौन सा, किससे, बेरिंग दे सकता है क्योंकि ये भी प्रोड्यूस करेगा, हाँ दे देगा। सोल्जे रोल याद करो, 2 मिनट दिया हमने। हार्डी-सोल्जे रूल याद करो हर फास्ट स्पीड से, और एग्जाम्पल जरूर याद करना है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल, सॉरी आप जो आपके कॉमन एग्जाम्पल है वो भूल गए, तो आप फिर हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कुछ आंसर को कवर करना है जी। आप लिख दोगे नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व, फिर आप अपने मन से लिख सकते हो कि A+4 इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, देन B+3 से, देन C+2 से। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, जब आपके प्रॉपर एग्जाम्पल ना आए तब की। तो आंसर कवर करना आना चाहिए, प्रॉपर ही याद करने, लेकिन कभी ऐसे बिध जाओ तो आपके नंबर ना कटे, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, हो गया याद। Collider particles get coagulated by oppositely charged ions called coagulative, fluctuating or affecting ion. The coagulative power of coagulating ion is directly proportional to their charge or valency. Coagulating power directly proportional to charge on collider ion, inversely proportional to coagulating value. Positive, negative collider सॉल्व AS2 S3, S2 के लिए आपका SN4 Al+3 Ba+2 Na+, और जो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व हैं आपके पॉजिटिव चार्ज FeOH होल थ्राइज Fe+3 के लिए K4 हटा दो, FeCN होल 6 4 नेगेटिव, PO4-3 SO4-2 एंड Cl-
1 या फ्लोरीन -1 या ब्रोमीन -1 या आयोडीन -1। सेकेंड आने वाले हैं, आप प्रोटेक्टिव पढ़ने वाले हो और इसमें भी पूरे सार का सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है गोल्ड नंबर। तो डालिए हेडिंग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स और प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 100% मान लो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने ही आने हैं, ठीक है। पहले नंबर तो ये क्वेश्चन आया गया है कि प्रोटेक्टिव कोलाइड किसे कहते हैं, विच वन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। पहले आंसर ये है, किस कोलाइड को कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स को प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, क्यों कहते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, समझना है आपको इस पूरी